तो आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सदिश कलन। ये बीएससी फर्स्ट ईयर का कौन सा है, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर। बीएससी फर्स्ट ईयर में क्या होते हैं, 3 पेपर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर बताया क्या है, पेपर फर्स्ट, उसके अंदर 2 है, एक तो है समूह सिद्धांत, समूह सिद्धांत, और इसके साथ में है मैट्रिसेज। ठीक है। पेपर सेकंड में है अवकल गणित और समाकलन गणित। अवकलन गणित कॉमा समाकलन गणित, ठीक है। पेपर थर्ड वो है सदिश कलन, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये है। पेपर फर्स्ट के अंदर 2 बुक्स हैं, समूह सिद्धांत और मैट्रिसेस, और पेपर सेकंड के अंदर है अवकलन गणित और समाकलन गणित। उसके बाद में आता है पेपर थर्ड, उसके अंदर है सदिश कलन और निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो हम अभी जो बुक पढ़ रहे हैं वो है पेपर थर्ड की सदिश कलन, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं सदिश कलन के बारे में, और सदिश कलन के अंदर क्या होंगे, चलिए हम उससे पहले कुछ एक रिकेप है उसके बारे में पढ़ देते हैं। सदिश का निरूपण क्या होता है। सदिश के निरूपण का मतलब होता है कि हम इसमें बात करते हैं दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे हमने क्लास 11 और 12 के अंदर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था कि कुछ एक जो राशियां हैं वो क्या है, सदिश और अदिश होती है। जैसे कि जो वेग है वो क्या है, एक सदिश राशि है, जबकि जो चाल है वो एक अदिश राशि है। इसी प्रकार से एक दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो हमने राशियां पढ़ी थी उनमें ये था। जिसमें इसमें लिखा गया है सदिश राशियों के उदाहरण के लिए लिखा गया है विस्थापन, वेग, त्वरण और बल और भार और आघूर्ण, ठीक है। आघूर्ण, भार की हमेशा एक दिशा होती है, बल की भी हमेशा एक दिशा होती है। जैसे कि ये सामने एक कूलर पड़ा है, मैं उस कूलर को धक्का देता हूं तो ये पीछे की ओर खिसकेगा, तो मैंने इस तरफ से धक्का लगाया तो पीछे खिसका है। या सामने से कोई वस्तु इस तरफ धक्का लगाए तो कोई जो वस्तु इस तरफ है वो इस तरफ खिसकेगी। इस प्रकार से ये होगा। और इसी के साथ में त्वरण की भी दिशा होती है हमेशा। अब अदिश राशियों के बारे में बात करें तो इसमें लिखा गया है तापमान एक अदिश राशि है, उसके साथ ही कार्य भी अदिश राशि है, आयतन और घनत्व है, ये दोनों भी। अब हम बात करते हैं कि इनको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, कि अदिश राशियों को हम उसके फैक्टर लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर एक तीर लगाकर। इसको अभी हम लिखते हैं।
ठीक है। जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए, ये बी, तो वेक्टर ए बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर, ठीक है। और इसे हम कुछ इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि इसको हमने, इसका जो मैग्नीट्यूड वो स्मॉल ए है, तो हम इसको क्या करते हैं, डार्क, इसको थोड़ा वो कर देते हैं, डार्क करके भी कर सकते हैं। लेकिन डार्क करना वैसे मुश्किल होता है लिखते वक्त, ये फ़ॉन्ट में जैसे टाइपिंग के अंदर तो आ जाता है, लेकिन इसे जब हम खुद लिखते हैं तो मुश्किल होता है, तो हम इस पर वेक्टर लगाना ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल ए, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करें कि ए केप, ठीक है, यानी कि यह है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किस प्रकार से निकलता है, हम क्या करते हैं कि ए वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं उसके, तो हमें क्या निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर में मिल जाएगा। और इसके साथ ही कुछ एक और है, लिखा गया है कि इसका ऋण वेक्टर ऋणात्मक दिशा के अंदर क्या होगा, तो उसे लिख दिया है कि माइनस ऑफ ए वेक्टर, और उसका भी मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि इसके विभाजन वाले इस प्रकार के सवाल है, वो जो स्कूल टीचर की जो वैकेंसीज होती है उनमें सवाल पूछे जाते हैं, उनको हम समझ लेते हैं कि किसी सदिश को दो भागों में m अनुपात n में विभाजित करना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए डिवीजन पॉइंट, ठीक है, m अनुपात n में r वेक्टर, जैसे r वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ x i k प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप, ठीक है। ये अब क्या करें इसका, ये कुछ इस प्रकार से है कि ये कार्तीय निर्देशांक है, ये पॉइंट यहाँ पर है एक्स वाई और जेड, तो ओरिजिन को हम इस पॉइंट से मिलाते हैं, ये, तो इसे हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर पॉइंट वो, यानी कि ये ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, तो ओ ए वेक्टर ना वो ये है। अब हमारी बात आती है कि इसमें कोई बीच में पॉइंट है, यहाँ कोई बीच में क्या पॉइंट है, यहाँ पर कोई मान लेते हैं बी पॉइंट है, और वो बी पॉइंट है वो ओ ए को भागों में बांटता है, m अनुपात n में विभाजित करता है, ठीक है। ये कुछ अलग तरीके का सवाल है भाई। कोई वेक्टर आर है कि कुछ इस प्रकार से है कि कोई लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर
अपॉन में m प्लस n, ये अंत्य विभाजन का सूत्र है। ठीक है, अंत्य विभाजन का सूत्र है और इसमें मध्य बिंदु निकालना हो, ठीक है, अगर कोई मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो क्या होगा? ये पता है क्या है? ये कुछ ऐसा ही है, इसको मैं एकदम इजी वे में समझाता हूँ। ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, क्या पॉइंट है? अल्फा कोमा बीटा, और ये है गामा कोमा डेल्टा, और बीच में जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट मान लीजिए मुझे एकदम मिड पॉइंट ज्ञात करना है, मध्य बिंदु इसका। यानी कि इसका जो यहाँ पर ये है ए वेक्टर, ये पॉइंट है वो, यानी इसका जो बनेगा ना, यहाँ पर मान लो ओरिजिन है, यहाँ इस साइड में यहाँ पर ओरिजिन है, ये ए हो गया और ये हो गया बी, इस प्रकार से है ये। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो मध्य बिंदु ज्ञात क्या कैसे होता है? अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाई 2 कोमा बीटा प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस प्रकार से होगा। लेकिन अगर हमें कोई कहते हैं कि ये जो बीच में बिंदु है ना, वो उसे क्या कर रहा है? m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। जो पॉइंट n अनुपात n में होगा ना, तो क्या होगा कि हम m की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, n की करेंगे उसके साथ में। सही किया क्या उल्टा किया काम? उल्टा। ठीक है, ये अब ये होगा n अल्फा प्लस m गामा डिवाइड बाई m प्लस n, और n बीटा प्लस m डेल्टा डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। आ गया समझ में? m अनुपात n में विभाजित करने का मतलब जो बीच में बिंदु होगा वो ये होगा। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि तीन बिंदुओं का सरेखता का क्या नियम है। ठीक है, तीन बिंदुओं की सरेखता का प्रतिबंध। इसमें लिखा है कि तीन बिंदुओं का स्थिति सदिश ए बी और सी है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर तथा एक्स वाई जेड तीनों ऐसी अदिश राशियां हैं जो सभी शून्य के बराबर नहीं है। तो तीनों बिंदुओं के एक ही रेखा में स्थित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ये है, इस प्रकार से होगा। एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर बराबर 0, जहां ये इस प्रकार से। ठीक है,
जहाँ पर एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, नॉन जीरो नंबर्स है। ठीक है, ये तीनों हैं नॉन जीरो नंबर्स। तब ये तीनों के तीनों नॉन जीरो नंबर्स है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 3 पॉइंट है और ये पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट के निर्देशांक कुछ इस प्रकार से हैं। क्या है, अल्फा 1 कोमा बीटा 1, अल्फा 2 कोमा बीटा 2, अल्फा 3 कोमा बीटा 3, इस प्रकार से इनके निर्देशांक है। और फिर हमें कहना हो कि ये तीनों पॉइंट 1 2 ये पॉइंट, इसको मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, तीनों पॉइंट क्या है, सरेंक है। तो इनका ये निर्धारण यही तरीका है कि अल्फा 1 कोमा बीटा 1 1, अल्फा 2 बीटा 2 1, बीटा 3 ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सरेंक है। अगर 0 नहीं है तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। सरेंक नहीं हो तो ट्राइंगल बनाएंगे, सीधी सी बात है। फिर वो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सदिशों का जोड़ घटाव वो अलजेब्राइक रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब इसमें देखते हैं कि कुछ एक नियम और देख लेते हैं साथ साथ में। जैसे थीटा ए वेक्टर बी वेक्टर, तो फिर क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ए डॉट बी वेक्टर ना, ये इस प्रकार से होता है कि ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी का मैग्नीट्यूड और फिर होता है कोस थीटा। अगर इसी की जगह हम उल्टा कर देते हैं कि डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट काम में ले लेते हैं, तो इस प्रकार से ये होगा ए बी साइन थीटा और डायरेक्ट रिजल्ट भी होगी एन केप। जब किसी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलती है अदिश राशि, जबकि जब हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें मिलता है हमेशा एक सदिश राशि मिलती है। ठीक है, तो इससे ये कोई प्रूव होता है कि अगर थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा जब 0 होगा या 180 डिग्री होगा तभी क्या होगा, यहाँ पर ये 0 मिलेगा हमें उनका। मतलब कि जब दो लाइनें पैरेलल होगी तब उनका क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दो लाइनें पैरेलल होगी तब किसी की पहले कोई दो लाइनें पैरेलल है या नहीं है तो ये चेक करने के हम उनके क्या कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, उससे हमें 0 मिल जाएगा तो कह देंगे कि ये पैरेलल है।
अब इसी के साथ में कुछ एक और चीज़ लिख दीजिए, जैसे थीटा पाई पाई होगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा -1 होता है तो माइनस ए बी हो जाएगा, वही बातें। अब देखो इसमें कुछ एक चीज़ और दिखाई गई है कि इकाई सदिश है ना जितने भी, उनका जैसे हम जानते हैं ये चीज़ें तो कि ये हो गया ये x y और ये z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में जो इकाई सदिश होता है वो होता है i कैप, y के होता है वो j होता है और z के होता है वो k कैप होता है। ठीक है, तो i कैप डॉट j कैप बराबर 0 होगा, वही किसके बराबर हो जाएगा, j कैप डॉट k कैप और k कैप डॉट i कैप। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होता है। ठीक है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं अदिश गुणनफल, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं सदिश गुणनफल। ये इनके नाम दिए गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो एक दिया गया है क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर दिए गए हैं और फिर पूछा गया है क्या, इसमें कुछ एक 3 नियम और 3 जो स्टैंडर्ड रूल्स है वो फॉर्मूलाज है वो और आगे हैं। इसमें एक लिखा गया है कि समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसका क्या करें, ये है, ये समानांतर चतुर्भुज है। इसमें ये मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर नाम दे दिया और इसको नाम दे देते हैं बी वेक्टर। तो ये इसके समानांतर है तो ये भी बी वेक्टर ही होगा, ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा। अब इसमें पूछ लिया गया है क्या कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सीधा इसमें क्या करना है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी चतुर्भुज। चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब और त्रिभुज ए बी सी का क्या हो जाएगा, 1/2 ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये मान लेते ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, बस इसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये फॉर्मूला इसका। और इसके साथ में भी एक और दिया गया है कि अगर कोई 3 बिंदु सरेख है, कोलिनियर की प्रॉपर्टी क्या है, कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी और सी
क्रॉस ए 0। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, तीन वेक्टर के प्रोडक्ट है ना, वो 3 वेक्टर ए बी सी दे रखे हैं, उनके जो लिखा गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसके बाद में चक्रीय क्रम में बदलने में गुणनफल का चिन्ह कैसे बदलता है, उन सभी के बारे में लिखा गया है। तो वो सभी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो हम देख लेते हैं फटाफट, बाद में हम चलते हैं आगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है कि 3 सदिश राशियां दी गई है ए बी सी, और उनका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि बी और सी का तो क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस सी, फिर उसके साथ में ए का डॉट प्रोडक्ट। अब क्या होगा, इसको ऐसा भी कर सकते हैं, ए क्रॉस बी डॉट सी, और क्या कर सकते हैं, ए और सी और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी एक है, वो कुछ इस प्रकार से है। डब्बे के अंदर लिखना है ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसका मतलब भी क्या होता है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट होता है इसका मतलब भी। इसमें एक बात दीजिए कि ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी, इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद में आगे चलता है कि ए बी सी और ए सी बी, अगर इसको उल्टा कर दे थोड़ा बहुत, जैसे मैं इसी को लेता हूँ, ये है बी क्रॉस सी, अगर इस बी और सी की इंटरचेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है। और इसके साथ में कुछ एक प्रॉपर्टीज और भी है, वो इस प्रकार से है कि अगर इन तीनों में जैसे कि ए बी या ए बी बी या ए बी ए, तीनों के तीनों 0 होंगे। यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 सेम होते ही ना 0 हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इसके बाद में लिखा गया है कि अदिश त्रिक गुणनफल में जब 2 सदिश समांतर होते हैं तो गुणनफल 0 होते हैं, एक ही बात है तो ये। और उसके बाद में आ गया वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये अच्छी चीज़ है, मैं पहले वाली सभी चीज़ों को हटा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन,
1/3 फिर लेते हैं इसका ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इनका त्रिक अदिश गुणनफल और उसका 1/3 ले लेंगे तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि चतुष्फलक ABCD है, तो उसका आयतन क्या होगा। इसमें जो अभी हमने लिखा है ना, इसमें ऐसा है कि इसमें टेट्राहेड्रॉन है ना, ये चतुष्फलक बोलते हैं इसको, जिसमें 4 फलक होते हैं। तो इसमें एक बिंदु है वो तो ओरिजिन खुद है, मूल बिंदु, बाकी ABC है। लेकिन अगर सभी के सभी अलग हो जाए, थोड़ा मूल बिंदु से दूर ABCD हो जाए, तो फिर क्या होगा चतुष्फलक का, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, चतुष्फलक की अगर if coordinate of tetrahedron are A, B, C, D, then अगर ये चतुष्फलक ना होकर ये सभी चारों बिंदु है वो क्या हो जाएगा, समतलीय हो जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, AD, BD, CD ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका जो क्रॉस क्या बोलते हैं इसको, अदिश गुणनफल है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बारे में हम बात करते हैं उसके बाद कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब एक लास्ट फॉर्मूला है वो और देख लेते हैं। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है कि A क्रॉस B क्रॉस C, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले तो B आगे आएगा, A और C का डॉट प्रोडक्ट और P वेक्टर माइनस, अब अगर C आगे आ जाएगा और A डॉट C, ये इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। तो इस लास्ट वाला फॉर्मूला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने रिकैप पढ़ लिया है। अब अगली एक्सरसाइज अगली क्लास से क्या करेंगे, हम अपनी यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।